Acha, today we are going to start chapter number 4 of your syllabus named Perception. Previously, we have studied about the introduction of psychology, historical background, fields of psychology. Then we studied historical research methodology, and then learning tactics, that how can we shape our behavior through associating things, and through our experience. We can learn and shape our behavior. Today we are going to start chapter number 4 according to your syllabus, that is perception. Perception जो है वो perceive से निकला है, आप चीज़ों को कैसे लेते हैं. ठीक हो गया. मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया था अबाउट परसीविंग थिंग्स. हवासे खमसा के ज़रिए 5 चीज़ें होती हैं, हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. ये सारी परसेप्शन के अंदर आती हैं. ठीक. परसेप्शन का मतलब होता है कि आपको कुछ स्टिमुली दी जाती है और उसे परसीव करते हैं. यहाँ पर जो बेस्ट एग्जांपल होगी वो ये होगी कि एक गिलास है, उसके अंदर आधा गिलास पानी है. अब यहाँ पर 2 सब्जेक्ट्स को हम बिठा देते हैं. सब्जेक्ट मतलब होता है एनी इंडिविजुअल्स. उनसे पूछते हैं कि आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि एक गिलास में आधा पानी है. एक सब्जेक्ट कहता है कि इस गिलास में आधा पानी है, और दूसरा सब्जेक्ट कहता है कि ये गिलास आधा खाली है. इन दोनों के देखने में फ़र्क है. इसे कहते हैं परसेप्शन. हर बंदे का परसीव करने का तरीका अलग होता है चीज़ों को. कुछ लोग होते हैं जो चीज़ों में नेगेटिविटी देखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो चीज़ों में पॉजिटिविटी देखते हैं. पॉजिटिविटी कैसी होगी कि एक सब्जेक्ट ने कहा कि गिलास में आधा पानी है, तो उसने जो पॉजिटिव चीज़ थी, जो चीज़ अवेलेबल थी, उसको पॉइंट आउट किया. जो दूसरा बंदा था उसने कहा कि आधा खाली है, तो मतलब उसने नेगेटिव साइड ऑफ थिंग को परसीव किया है. तो इसे परसेप्शन बोलते हैं. आप चीज़ों को कैसे लेते हैं. तो परसेप्शन की डेफिनेशन ये होगी, परसेप्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच द ब्रेन ऑर्गेनाइजेस अ इंटरप्रेट सेंसेशन. एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ब्रेन, आपका दिमाग और सेंसेशन के थ्रू चीज़ों को इंटरप्रेट करता है. सेंसेशन जो आपकी सेंस होती हैं, 5 सेंसेस होती हैं, उनके ज़रिए. दूसरी डेफिनेशन इस तरह भी हो सकती है कि परसेप्शन इज मोर एक्टिव प्रोसेस इन विच सेंसरी एक्सपीरियंस इज कैरिड थ्रू द नर्वस सिस्टम टू द ब्रेन एंड इंटरप्रेटेड. मतलब कोई भी चीज़ आपके सामने होगी, ब्रेन ने उसे ऑर्गेनाइज करना है. आपके न्यूरॉन्स, फॉर एग्जांपल आप चीज़ देख रहे हैं, तो जो आपके सेंसेशन सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे वो ब्रेन को जाके मैसेज देंगे कि हमने ये चीज़ देखी, और ब्रेन उसको इंटरप्रेट करेगा. मतलब इंटरप्रेट का मतलब होता है उसे ट्रांसलेट करेगा. इसे कहते हैं परसेप्शन. तीसरी डेफिनेशन आप इस तरह कर सकते हैं, परसेप्शन इज अ कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस दैट इज कंसर्न विद सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुली. वही चीज़ घुमा फिरा के उसने दोबारा बोली है कि आपने चीज़ों को सिलेक्ट किया है. अब आपकी मर्जी है कि आप चीज़ों को पॉजिटिवली लेते हैं या नेगेटिवली लेते हैं. आपके पास ऑप्शंस हैं और चॉइस जो है वो खुली है. पॉजिटिव ले लें, नेगेटिव ले लें. तो सिलेक्शन की, ऑर्गेनाइज की और इंटरप्रिटेशन की थ्रू स्टिमुली. स्टिमुली मतलब कोई चीज़, ऑब्जेक्ट जो है जिसे आप देख रहे हैं. यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन हो डेफिनेशन के हद तक. अच्छा, आगे हमने पढ़ना है फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन. परसेप्शन के फैक्टर्स क्या होते हैं. ये फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगी, इसमें इसके आगे 2 टाइप्स आती हैं. ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स किसे कहते हैं एंड सब्जेक्टिव फैक्टर्स कहते हैं. ये सवाल ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, मतलब जो आपके एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन है उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है. इनमें से सवाल आ जाते हैं और ये चीज़ें कंफ्यूज हो जाती हैं, तो आपने गौर से समझना है, सुनना है इसको. फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनको सामने रख के हम चीज़ों को परसीव करते हैं. अब ये ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स भी होते हैं, मतलब कोई चीज़ों पर डिपेंड करती है हमारी परसेप्शन. ठीक है, उसके साइज पर, उसकी विजिबिलिटी पर, हमारे अपने इंटरेस्ट पर. ये हो जाती हैं ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स. और सब्जेक्टिव फैक्टर्स कौन से होते हैं, जो इंसान का अपना इन्वायरमेंट होता है. सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्ट से निकला है, सब्जेक्ट मतलब इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल है, साइकोलॉजी ज़माने में उसे सब्जेक्ट बोलते हैं. ये चीज़ आपने जहन में रखनी है. हम कहते हैं सब्जेक्टिव परसेप्शन, मतलब इंसान की अपनी पर्सनल जो परसेप्शन होती है उसे बोलेंगे सब्जेक्टिव फैक्टर्स. ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स में
ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स को स्टिमुलस फील्ड भी बोलते हैं। आपको ये सवाल आ सकता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स, या मैं इस तरह दे सकती हूँ कि व्हाट आर द स्टिमुलस फील्ड इन योर ओपिनियन। तो आपने ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर 9 फैक्टर्स आ रहे हैं, आपने इनको कोट करना है। आपके जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स होते हैं वो 9 थिंग्स पर डिपेंड करते हैं, 9 फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। इंटेंसिटी, साइज ऑफ थिंग, डिस्टिंग एंड स्ट्राइकिंग, मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, नोवेलिटी, मतलब नोवेलिटी कि कोई चीज़ कितनी न्यू है और आप उसको कैसे परसीव कर रहे हैं, ड्यूरेशन, रेपिटेशन, अपेरेंट चेंज। ठीक है, अपेरेंट का मतलब होता है एब्रप्ट, यानी कि अचानक से जो उसकी जो फिजिकल चेंजेस आई हैं, और जो उसके अदर फैक्टर्स होते हैं इनके अलावा। मेन चीज़ें जो हैं ये 8 हैं। और इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ की, कोई चीज़ कितनी तेज़ है। इंटेंसिटी का मतलब होता है तेज़, या कोई भी चीज़ कितनी शार्प है। आपके सामने, आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपके इर्द गिर्द हल्की फुल्की फॉर एग्जाम्पल डिस्टॉर्शन होती है, खटपट होती है, आप उस पर इतना इंटेंशन नहीं देंगे। लेकिन एकदम कोई आपके कान के पास आके बाजा बजा दे या सीटी बजा दे बहुत ज़ोर से, तो वो डेफिनेटली आपको बॉदर करेगी चीज़। इसी तरह आपकी कमरे की जो लाइट है वो इतनी ही होगी जितनी जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। अगर बहुत तेज़ हो जाएगी तो आपकी आंखों को चुभेगी वो, उसकी इंटेंसिटी हम लेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा है। तो इंटेंसिटी का मतलब होता है द लाउडर अ साउंड द मोर लाइकली अ पर्सन इज टू परसीव इट। अगर आप यहाँ पर अंधेरा कर दें तो आप डेफिनेटली आप किसी भी चीज़ को परसीव नहीं करेंगे। परसीव का मतलब क्या होता है कि आपने कोई चीज़ देखी और इसे आपके ब्रेन ने इंटरप्रेट किया ऑर्गेनाइज करके। मैं आपकी स्क्रीन के थ्रू पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे प्रॉपर लाइट है तो आप चीज़ों को परसीव कर रहे हैं। ठीक, आप आपकी आंखें इस्तेमाल हो रही हैं, आपके कान इस्तेमाल हो रहे हैं, और कान और आंखें जो भी परसीव करेंगी वो फ़ौरन ब्रेन को जाके मैसेज देंगी। वो इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेगा, और ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको इंटरप्रेट करेगा, मतलब उसको ट्रांसलेट करेगा। तो इंटेंसिटी का मतलब होता है द लाउडर द साउंड, the more likely a person is to perceive it, the brighter a light, the more likely is to be in the focus of perception. Size, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की बात होती है। अ फुल पेज एडवर्टीजमेंट इज मोर लाइकली टू बी नोटिस देन अ हाफ कॉलम ऑफ वन। फॉर एग्जांपल, आप अखबार पढ़ रहे हैं, अगर उसके मेन जो पेज होता है उसके ऊपर एक एडवर्टाइजमेंट है, आप उस पर आपका फौरन ध्यान जाएगा, या फिर एक छोटे से कॉलम के ऊपर डेफिनेटली जो बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट होगा हाफ पेज का, आपका ध्यान वहां पर जाएगा क्योंकि वो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, आप उसको इजीली परसीव कर सकते हैं। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मैटर्स अ लॉट। Distinct and striking. Distinct and striking things are perceived sooner than dull and unclear things. स्क्रीन है, स्क्रीन पर जितने इमेज क्लियर होगा आप उसे उसे इतनी ही आसानी से परसीव कर सकते हैं एज कम्पेयर टू वो इमेज जो ब्लर हो। मूवमेंट, व्हेन थिंग मूव सडनली इन मोशनलेस एनवायरनमेंट, it is quickly perceived. For instance, birds sitting quietly on trees are not likely to perceive as compared to ones about to fly. आपके पास एक दरख्त है, वहां पर परिंदे बैठे हुए हैं, आपकी नजर उन पर नहीं पड़ेगी बल्कि उन पर पड़ेगी जो मूव कर रहे होंगे। ठीक है, अक्सर इस तरह होता है कि हमारे सामने एक चीज पड़ी हुई होती है, हमें नजर नहीं आ रही होती क्योंकि हमारा ब्रेन उसको इंटरप्रेट नहीं कर रहा होता। हम पूरे घर में ढूंढ रहे होते हैं, वो चीज हमारे सामने होती है। तो इसका मतलब है यहाँ पर परसेप्शन नहीं हो रही, आपकी परसेप्शन अनक्लियर है। नोवेलिटी, नोवेलिटी का मतलब होता है अ न्यू और नोवल थिंग। नोवल का मतलब होता है जो बिल्कुल नई चीज आई हो। थिंग इज परसीव सूनर देन ओल्ड एंड यूज थिंग। आप क्यों अट्रैक्ट होते हैं नई चीज़ों के पर जाके? जब आप मार्केट में जाते हैं, आप वहाँ पर देखते हैं क्या चीज़ नई है, आप उस चीज़ को पर ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू वो चीज़ जो ओल्ड हो। ड्यूरेशन, टेलीविजन एंड रेडियो advertisements of long duration are attended to more than those of short duration. एडवर्टिजमेंट जो होती हैं जितनी लंबी होंगी आप उसको उतना ही परसीव करेंगे। ठीक है, वो आपके जो सबकॉन्शियस है वहाँ पे चली जाएगी, और आप उस चीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे एज कम्पेयर टू वो एडवर्टिजमेंट जो मेरली 2 या 3 सेकेंड्स की हों। लेकिन रिपीटेशन बहुत मैटर करती है। अगर 2-3 सेकेंड की एडवर्टिजमेंट है, वो आपके सामने बार बार चल रही है, तो वो डेफिनेटली वो भी आपको याद होगी। रेपिटेशन कॉजेज अस टू अडेप्ट द रिपीटेड स्टिमुलस। अडेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को यूज टू होना।
आप किसी इन्वायरमेंट में जाते हैं, हम कहते हैं कि हम इस इन्वायरमेंट में नए हैं तो हम एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब है कि आपके अडेप्टेशन यहाँ पे इस चीज़ के लिए सही नहीं है, मौजूद नहीं है। हम लोग जो है खुशकी पर रहने वाले लोग हैं। आपको उठा के पानी में फेंक दिया जाए तमाम लवाजमात के साथ कि आपने जो है वो 1 हफ्ता पानी के अंदर रहना है, तो आप नहीं रह सकते, क्योंकि आपकी अडेप्टेशन ही नहीं है पानी वाली। अल्लाह ने हमें खुशकी पर रहने के लिए बनाया है। लाइकवाइज अगर हम शहर के रहने वाले लोग, हमजा एक मिनट, रहने वाले लोग जो हैं वो जंगल में चले जाएं, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है, तो हम वहाँ पे भी नहीं रह सकते। जी हमजा। हमजा नहीं, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? अच्छा, इसके बाद आ जाता है एब्रप्ट चेंजेस। एब्रप्ट का मतलब होता है apparent change. Any change in stimulus conditions such as increase in noise often attracts attention. आपकी वालदा या घर में कोई भी बड़ा जो है वो आपको कहेगा कि ये काम कर दें, फॉर एग्जांपल आप नहीं करते, ठीक है, अनलेस वो आप पर शाउट नहीं करेंगे। वो शाउट करेंगे तो आप फौरन उठ के जाएंगे कि हाँ जी हम ये काम करते हैं। तो ये हमारी रोज़मर्रा की जो है ना एग्जांपल एक बहुत कॉमन है जो ऑलमोस्ट हर घर में होती है, ठीक। someone suddenly shouting in a library may attract a great deal of attention. लाइब्रेरी में बोलना मना होता है, लेकिन अगर आप ऊंची आवाज में बोलेंगे तो एकदम सब आपकी तरफ देखेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव फैक्टर हो गया जो आपको परसेप्शन में हेल्प देगा। जहां तक कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। नो मैम। अच्छा, अभी तक जो ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स थे वो डिपेंड कर रहे थे चीज़ों के ऊपर। कोई चीज़ कितनी बड़ी होगी, कितनी इंटेंसिटी होगी, क्या साइज़ होगा, मूवमेंट क्या होगी उसकी, ठीक है, नोवेलिटी होगी कि नहीं होगी, नई चीज़ है आप उसकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, पुरानी चीज़ है आप उसकी तरफ अट्रैक्ट कम करेंगे, ठीक है, लाउडनेस ऑफ वॉइस, ये सारी जो है ये ऑब्जेक्टिव मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर डिपेंड कर रही होती है। अब हम पढ़ेंगे सब्जेक्टिव फैक्टर्स या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसीवर। परसीवर कौन है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कौन है? आप लोग, ठीक है, कोई भी इंसान उसे हम सब्जेक्ट बोलेंगे। सब्जेक्ट मतलब इंसान नहीं होते, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जिन पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं वो सारे सब्जेक्ट होते हैं। जानवर भी हो सकते हैं, जिस तरह हमने आइवन पेवलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग में पढ़ा था कि हमने कुत्ता लिया था, उसके ऊपर हमने क्लासिकल लर्निंग लगाई थी कि उसने एक बिहेवियर कैसे लर्न करना है थ्रू एसोसिएटिंग थिंग्स। यहाँ पे जो लर्नर है दैट इज अ डॉग, ठीक है। तो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई पौधा हो, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। सब्जेक्टिव फैक्टर्स में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसीवर पढ़ेंगे, यानी कि उसके मेंटल स्टेट पर डिपेंड कर रहा होता है। कुछ लोग होते हैं जो खुश होते हैं, उनका दिल का मौसम अच्छा होता है, अंदर से खुश होते हैं, तो जून जुलाई की गर्मियाँ भी उनको अच्छी लग रही होती हैं, वो कहते हैं क्या सुहाना मौसम है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका मेंटल स्टेट जो है वो पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा। और कुछ लोग होते हैं जो अच्छे मौसम में भी उनको चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती, इसका मतलब है कि कोई ऐसा फैक्टर है जो उसको बॉदर कर रहा है, कोई ऑब्जेक्टिव फैक्टर है जिसकी वजह से उसकी परसेप्शन डिस्टर्ब हुई हुई है। सब्जेक्टिव फैक्टर जो हैं वो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स और स्टिमुली पर डिपेंड कर रहे होते हैं, और इसके अंदर जो है तकरीबन 6 के करीब फैक्टर्स हैं। मोटिव और नीड्स हैं उसकी, इंटरेस्ट एंड वैल्यूज़ हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, एज है, प्रिपरेटरी सेट है, एंड सोशल एंड कल्चर फैक्टर्स हैं। मोटिव्स और नीड्स, मोटिव नीड में आ जाता है कि व्हेन पीपल आर मोटिवेटेड दे टेंड टू सी एंड हैव व्हाट दे वांट टू हियर, ठीक है। मतलब अक्सर ऐसा हो जाता है कि कहीं गलत फहमी हो गई है, तो हम हमेशा नेगेटिव चीज़ों को ही परसीव कर रहे होते हैं, हम उसका पॉजिटिव साइड देख ही नहीं रहे होते। तो ये मतलब हमारी नीड क्या है उस टाइम कि हमारे शायद मेंटल स्टेट जो है वो डिस्टर्ब्ड है, जिसकी वजह से वी आर परसीविंग नेगेटिव थिंग्स, या हम चाह नहीं रहे होते पॉजिटिव सुनना। Our motives and needs may also lead us to expect perceived certain things. या इस तरह हम भी कह सकते हैं कि हमारा दिल करता है कि हम जो चीज़ बात कर रहे हो अगला बंदा उससे एग्री करे, तो ये हमारी नीड्स में आता है। हमने अपना माइंडसेट बना लिया और माइंड जो है उसी स्पेसिफिक चीज़ को, टारगेटेड चीज़ को इंटरप्रेट कर रहा है।
Interest and values. Interest and values have a great deal to do with the perception. We attend to those aspects of our world that relate to our interest. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग बीबीए के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आपका ज़्यादा इंटरेस्ट कहाँ पर होगा? मार्केटिंग की तरफ, बिजनेस की तरफ, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। तो आप अगर आपके सामने कोई ऐड आती है तो आप उसको कहेंगे, क्योंकि आपकी ये फील्ड है, आप उसे कहेंगे कि हमने कैसे अपनी अपनी एडवर्टीजमेंट को या अपने प्रोडक्ट को बेहतर करना है फॉर द सेक ऑफ गुड मार्केटिंग। ऑन द अदर हैंड, इफ अ बॉटनी टीचर गोज समवेयर, तो सबसे पहले वो किस चीज़ को परसीव करेगा? वहाँ पर जो ग्रीनरी होगी, वहाँ पर जो प्लांट्स होंगे, वहाँ पे ओके, अच्छा ये प्लांट इस चीज़ का है, ये प्लांट इस चीज़ का है, हमने इस पर रिसर्च की थी, क्योंकि ऑटोमेटिकली उसका माइंड वही परसीव करेगा जहाँ पे इसका इंटरेस्ट होगा। यहाँ पे इंटरेस्ट और वैल्यूज की बात हो रही है, ठीक है। वो लोग जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं या साइकोलॉजिस्ट होते हैं या साइकेट्रिस्ट होते हैं, वो हर बंदे को जज कर रहे होंगे जो उसके सामने से गुजरेगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ना तो बॉटनी की तरफ है, ना तो मेरा इंटरेस्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ है। मेरा इंटरेस्ट होगा टू रीड ह्यूमन साइकी। तो मैंने अपनी जो जो चीज़ मैंने अपने माइंड को बताई हुई है कि मेरा इंटरेस्ट इसमें है, दिस इज माई फील्ड, एंड आई हैव टू इंटरप्रेट द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स थ्रू देयर बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। पास्ट एक्सपीरियंसेस, हमारे जो डेली की टारगेटेड एक्टिविटीज होती हैं, दैट डिपेंड्स ऑन अपॉन आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस, ठीक। फॉर एग्जांपल, अगर आपने घर से यूनिवर्सिटी आना है, तो आपको पता है कि कल मैं इन इन रास्तों से होकर आया था, तो मैंने आज भी इस रास्ते से होके आना है। तो यहाँ पर आपने एसोसिएट चीज़ों को किया हुआ है, आपने एसोसिएशन के थ्रू, एसोसिएशन मतलब ये होता है ना कि यहाँ पे ये दुकान है, इसके साथ जो गली है, मैंने यहाँ सड़क जा रही है, मैंने यहाँ पर टर्न करना है, ठीक है। आप इन चीज़ों को एसोसिएट करके यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं, यूनिवर्सिटी से घर पहुंच जाते हैं। इसका मतलब है कि आपका जो एक्सपीरियंस है ये एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस है, तो यू विल टेंड टू लाइक रिपीट दिस एक्सपीरियंस मोर लाइकली एज कम्पेयर टू दोज एक्सपीरियंसेस जो कामयाब नहीं होते हैं। तो पास्ट एक्सपीरियंस में ये चीज़ आती है कि जो चीज़ आपने प्रीवियसली आपने आजमाई भी होती है, आप उसी को लेकर चल रहे होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव होगी तो आप डेफिनेटली उसको रिपीट नहीं करेंगे। एज बहुत मैटर करती है। जो यंगस्टर्स होते हैं वो चीज़ों को डिफरेंट तरीके से परसीव करते हैं। हम कहते हैं कि जो जोशीले होते हैं जवान लोग जो हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू वो लोग जो थोड़े एजिड होते हैं, यानी कि उनका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होता है। अगर उनके सामने कोई मार कुटाई वाली बात कर दी जाए तो बड़े हमेशा तहम्मुल से काम लेंगे और कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को निगोशिएशन के थ्रू जो है इसको सॉल्व किया जाए। ऑन द अदर हैंड, जो इमोशनल लोग होंगे, एज फैक्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है एज फैक्टर। तो जो यंगस्टर्स होंगे उनके सामने अगर अनफेवरेबल कोई बात कर दी जाए तो वो डेफिनेटली, मोस्ट ऑफ देम, कुछ सेंसिबल होंगे डेफिनेटली, लेकिन मोस्ट ऑफ देम क्या होगा कि वो लड़ने को आ जाएंगे कि अच्छा हमारे साथ ये नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है तो हम बदला लेंगे इसका। लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड लोग होंगे, जो एजेड लोग होंगे, वो क्या करेंगे कि वो कोशिश करेंगे इसको निगोसिएशन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करें। तो एज फैक्टर सब्जेक्टिव परसेप्शन में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। प्रीपेटरी सेट किसे कहते हैं? दिस रेफर्स टू अ पर्सन रेडीनेस टू रिस्पॉन्ड टू वन काइंड ऑफ सेंसरी इनपुट बट नॉट टू अदर काइंड्स। फॉर इंस्टेंस, आपने फॉर एग्जांपल मैंने आपकी क्लास जो है वो कैंसिल कर दी थी सुबह 10 बजे की, ठीक है। अब 1 बजे क्लास है, तो 1 बजे यू ऑल वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी टू सेंड द लिंक ऑफ जूम क्लास। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस आ गई हैं आपकी कि एक चीज़ जो होनी है, आपने उसको, आप मेंटली रेडी है कि ये चीज़ होने लगी है और हमने ये काम करना है, तो ये प्रिपरेटरी सेट में आ जाएगा। सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, आपके सोशल और कल्चरल, सोशल का मतलब होता है जिस जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं, सोशलाइज है ना, आप अपने घर वालों से आपका इंट्रैक्शन हो रहा है, आपका अपने जो पेयर ग्रुप है उनके साथ इंट्रैक्शन हो रहा है, टीचर से इंट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ और जो आपका कल्चर है वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है आपके सब्जेक्टिव परसेप्शन पर। इसके अंदर मेन पॉइंट जो हैं वो 4 हैं, डेट इज सोशल फैक्टर्स हैं, कल्चरल फैक्टर्स हैं, सोशल सजेशंस हैं एंड प्रेजुडाइज हैं। सोशल फैक्टर्स में क्या होता है? अच्छा, इन 4 में से ना एक नोट लिखने को आ सकता है आपको 10 नंबर का या 5 नंबर का। 5 नंबर का होगा तो आपने 1 से 1.5 पेज लिखना है।
अगर 10 नंबर का हुआ तो आपने 2 मैक्सिमम 2.25 पेजेस लिखने हैं आपने एक उस पे पूरा, मतलब एक पूरा पैराग्राफ लिख दें जो जितने पेज पर आता है। ठीक है, सबसे पहले होता है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर के अंदर जी शेख हासिम। मैम ये क्या कहते हैं, आपने ये बताया सोशल फैक्टर्स पे जो लॉन्ग आएगा। थोड़ा सा ऊंचा बोल प्लीज, मुझे आवाज नहीं आ रही। मैम ये आपने जो कहा है कि सोशल फैक्टर्स पे जो लॉन्ग आएगा, तो 1 से 1.5 पेज करना है। मतलब ये वैसे भी इतने ब्रीफ लिखे हुए हैं, देखें छोटे छोटे पैराग्राफ हैं, तो आप पूरा लिख लें। इनकेस आपको 10 नंबर का सवाल आता है, इनकेस 5 नंबर ओके मैम। इसमें जो इंपॉर्टेंट चंक्स होंगे ना, जो आप अपने अपने नोट्स बनाएंगे आज जी इंशाल्लाह जाके ये परसेप्शन के, तो आपने उसके हिसाब से करना है। नोट्स आपको बनाने का तरीका मैंने बताया हुआ है, जस्ट रीड दिस जी मैम। होल पैराग्राफ केयरफुली, और जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है आप उसको उसको लिख लें, जो अनइम्पॉर्टेंट है आप उसको डिलीट कर सकते हैं, उसे छोड़ दें। तो ठीक। 1 पेज का अगर 10 नंबर का भी आता है तो आप लिख लें, दैट वुड बी सफिशिएंट इनफ। इनकेस आता है, ओके मैम। इनके सब्जेक्टिव पेपर आता है आपका, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन सोशल एंड कल्चर फैक्टर्स, तो आपने डिफरेंशिएशन करनी है। आपने पेज पे एक साइड पर सोशल फैक्टर लिखना है, बीच में लाइन लगानी है, और दूसरे कल्चर फैक्टर लिखना है, कोई से 4 पॉइंट एटलीस्ट आपने लिखना है यहाँ पे। ठीक है, अगर जी कंपेरिजन 2 नंबर का सवाल आता है तो आपने 4 पॉइंट लिखने हैं। 0.5 मार्क्स का एक जो है ना पॉइंट होगा आपका। डीवीएन आपको ओके। आई एम श्योर आती होगी, इंटर करके आए हैं आप, मैट्रिक इंटर करके आए हैं, तो आपको डिवीजन आती होगी कि हाउ टू अटेम्प्ट अ शॉर्ट क्वेश्चन। अगर डिफरेंस का आ जाता है तो 2 नंबर के हिसाब से आपने करना है, तो आपने 4 पॉइंट लिखने, मैक्सिमम 4 पॉइंट से ज्यादा नहीं लिखने। जी। जैसे आई वाज टेलिंग यू कि अगर इनके सब्जेक्टिव में आ जाता है तो आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। सोशल फैक्टर्स होते हैं जो आप जो जहाँ पे आप रह रहे हैं, वो चीज़ें जो आपको कितना इन्फ्लुएंस कर रही है, उस वो चीज़ सोशल फैक्टर में आ जाता है। इनकेस आपकी जो फैमिली है दैट इज़ कंजर्वेटिव, ठीक है, तो आप जो है हर काम करने से पहले सोचेंगे कि मेरा सोशल बाउंड्रीज ये हैं एंड आई डोंट हैव टू क्रॉस दीज बाउंड्रीज, और मैंने एक सर्टन लिमिट तक जाना है, क्योंकि अगर इनकेस मैं इसको क्रॉस करता हूँ या करती हूँ तो माई पेरेंट्स विल डेफिनेटली डू नॉट टॉलरेट इट। कल्चर फैक्टर्स में क्या आ जाता है? कल्चर फैक्टर्स में भी ये चीज़ आ गई है आपकी कि हमारा कल्चर है कि हमने एक सर्टेन तरीके से उठना बैठना है, ठीक है, हमारा लिबास ऐसा होना चाहिए, और हमने जो हमारे कल्चर में क्या चीज़ इन है, ठीक है, कौन सी डिग्री की अहमियत है, हमने उसको लेके चलना है। सोशल सजेशन है थर्ड पॉइंट। सोशल सजेशन में चीज़ है कि हम वही चीज़ परसीव करेंगे जो हम चाहते हैं परसीव करना, और हमारी जो एडवर्टीजमेंट्स हो गई हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चर फैक्ट्रीज हो गई हैं, वो वही चीज़ हमारे सामने लाएंगी जिसकी हमें ज़रूरत होगी। जिस तरह एक इसकी सोशल सजेशन में सबसे पहले जो है, एक वक्त था आज से 5-6 साल पहले, 6 बल्कि सिर्फ 10 साल पहले, कि एक वक्त था कि हमारी पाकिस्तान में डेंगू नहीं था, तो हमें रिसर्च करने की ज़रूरत भी नहीं थी इसके ऊपर। लेकिन अचानक डेंगू की वबा फूटी, तो जब से डेंगू इन हुआ है तो हमारे एडवर्टीजमेंट में डेंगू के इश्तेहारात आए हैं कि हमने डेंगू से कैसे बचना है, ठीक है, तो वो हमारी सोशल सजेशंस हो गई हैं। पहले एक चीज़ की हमें नीड ही नहीं थी, ज़रूरत ही नहीं थी, तो उस पर रिसर्च भी नहीं हुई थी। लेकिन जब एक चीज़ हमारे यहाँ आ गई, ये प्रॉब्लम है और हम इससे इफेक्ट हो सकते हैं, हमारी आम पॉपुलेशन से इफेक्ट हो सकती है, तो क्या होगा कि उसकी एडवर्टीजमेंट भी आना शुरू हो जाएगी। प्रेजुडाइज का मतलब होता है तासुब पसंद, तासुब रखना। मतलब हम क्या कहते हैं कि किसी के अगर हम फिजिकल अपीयरेंस का मजाक उड़ाएं तो यहाँ पर ये प्रेजुडाइज में आ जाता है, या फिर हम किसी के रिलीजन का मजाक उड़ाएं, जिस तरह अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में शिया सुन्नी या वहाबी इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा इन है, या हम समझते हैं कि ये जो गोरे लोग हैं वो इस तरह के लिबास में अच्छे लगेंगे, ये सूट करेगा, या जिनका रंग थोड़ा डल है तो वो, ये सब प्रेजुडाइज के अंदर आ जाता है कि हमने तासुब रखना है, ठीक है। इसके अंदर नेशनल प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगी।
मैं हाँ, बल्कि आजकल ये चीज़ भी बहुत इन है कि बलूचिस्तान को जो है ना वो हमने अलग करना है, ये प्रेजुडाइज़ के अंदर आता है। हम ताज्जुब पसंद होना, नस्ल पसंद होना कि हम पंजाबी हैं, हम पठान हैं, ये सारा ताज्जुब में आ जाता है, तो प्रेजुडाइज़ इज़ अ बैड थिंग। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएँ। प्रेजुडाइज़ इज़ आल्सो नोन एज़ नेगेटिव इमोशंस, कि आपने नेगेटिव इमोशंस रखने हैं किसी के बारे में, ठीक? चाहे वो रिलीजन से रिलेटेड हो, चाहे वो फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी बाउंड्री से रिलेटेड हो, अम, ये सारे प्रेजुडाइज़ होंगे। आज का जो चैप्टर था, आज का जो लेक्चर था, इसके अंदर हमने पढ़ा है परसेप्शन की डेफिनेशन, ठीक है? परसेप्शन का क्या मतलब होता है कि हमने किसी चीज़ को, किसी स्टिमुलस को परसीव किया, हमारे न्यूरॉन्स ने ब्रेन तक मैसेज पहुंचाया, ब्रेन ने उसे क्या ऑर्गेनाइज किया और उसको इंटरप्रेट करके हमने वो चीज़ परसीव कर ली। दिस इज नोन एज परसेप्शन। इसके लिए स्टिमुलस का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ब्राइट कोई कलर हो, चाहे वो पानी का गिलास हो, या चाहे वो आपके सामने जो दीवार है वो हो। आप उस चीज़ को परसीव कैसे करेंगे? हर इंसान की अपनी साइकी होती है, अपनी परसेप्शन होती है चीज़ों को परसीव करने की, देखने की। इसके फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन में 2 चीज़ें होती हैं, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स एंड सब्जेक्टिव फैक्टर्स। ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स में आ जाएगा कि किसी भी चीज़ का साइज़ क्या है, इंटेंसिटी क्या है, लाउडनेस क्या है, ये सारी ऑब्जेक्टिव फैक्टर में आ जाएगी। आपके सामने फॉर एग्जांपल एक दीवार है, उसके ऊपर 2 तस्वीरें लगी हुई हैं। एक एक जो है वो फॉर एग्जांपल 4 फीट की फॉर एग्जांपल तस्वीर है, और एक जो है वो 4 इंच की कर लें तस्वीर है, तो कौन सी आप अगर कमरे में एंटर होंगे तो सबसे पहले किस पर आपकी नज़र पड़ेगी? वो तस्वीर जो बड़ी होगी। तो यहाँ पे ये फैक्टर्स आ गया ऑब्जेक्टिव फैक्टर। सब्जेक्टिव फैक्टर में क्या होता है कि इंसान का अपना मूड क्या है चीज़ों को परसीव करने का, ये डिपेंड करता है इसके पास एक्सपीरियंस पर, उसके सोशल सोशल जो गैदरिंग है, जो उसकी कल्चरल बाउंड्रीज हैं, और उसका जो प्रेजुडाइज है, जो उसकी साइकी है या उसकी नेगेटिव इमोशन है, वो सारे जो है सब्जेक्टिव फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें, या कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्लास सवाल अटेम्प्ट करने के बारे में कोई भी सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। मैम इनके नोट्स बनाने? डेफिनेटली बनाने हैं, जो मैं पढ़ाऊंगी वो आपने बनाने हैं, जो ओके मैम। है वो आपने बनाने हैं। नोट्स नोट्स बना के आपने इसको याद करना है। जी मैम। परसेप्शन है चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, क्योंकि आज मैंने आपको ये काफ़ी पढ़ा दिया। जब आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा इस चीज़ का कि टाइम लगेगा, तो आपने कोशिश करनी है कि रोज़ का काम रोज़ कर लिया करें। जी आसिम। मैम ये फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन में ये शॉर्ट्स हैं? फैक्टर्स ऑफ व्हाट? 2 है ना, ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स और सब्जेक्टिव फैक्टर्स। जी। जो ऑब्जेक्टिव जी। है ना, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। लॉन्ग में और क्या है, तो सब्जेक्टिव? आपको ये सारे 8 के 8 लिखने हैं। इनके शॉर्ट में मतलब कुछ किसी तरह भी आ सकता है, आपने हर तरह से तैयार करने हैं चीज़ों को, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों तरह का है ना पेपर, तो वो कुछ भी जी मैम। जबकि जो ओके। सब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं उनमें से एक पैराग्राफ आपको आ सकता है। फॉर एग्जांपल प्रेजुडाइज है, वो आ सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर आ जाता है, जो ग्रेजुएशन में मास्टर्स लेवल पे भी आता है कि राइट अ नोट ऑन प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज मतलब ताज्जुब पसंद, आपके नेगेटिव इमोशंस है ना, उनके बारे में होता है। तो प्रेजुडाइज अबव ऑल सोशल फैक्टर्स हो गए, कल्चर फैक्टर्स हो गए, और जो सोशल सजेशन है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है सब्जेक्टिव फैक्टर्स में। प्रेजुडाइज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इसकी ओके डेफिनेशन मैम। गूगल से भी करके देख सकते हैं कि प्रेजुडाइज होता क्या है। तो आप जब अपने नोट्स बनाएंगे तो आपने प्रेजुडाइज की पहले डेफिनेशन लिखनी है, और जो इसमें जो पैराग्राफ दिया है आपने उसको फिर इसको डिफाइन कर देना है। मतलब आपका जो है ना वो 1-1.5 पेज से 1.5 मैक्सिमम 2 पेज तक आना चाहिए। जी, और कोई सवाल? मैम जी जी। मैम वो लर्निंग की 3 टाइप्स थी, लास्ट टाइप, थर्ड टाइप इम्प्रिंटिंग थी, वो नहीं करवानी? इम्प्रिंटिंग उसमें ही आ जाता है ना, मॉडलिंग में, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में आ जाता अच्छा है, वो उसके आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है। ओके नंबर भी मैम। लाओगे बाद च कर बात ही कर और दूंगा सवाल? ना मतलब मैं कर सकदा मैं बाद नंबर पे गया हमारी मौजां भाई हमारी आओ जी मौजां सही है एक घंटे लगते रहे